हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के क्रांति का क्या कारण था और क्या इसका प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति कब? तो 1789 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। अब हम फ्रांस की क्रांति से पहले हम देखेंगे क्रांति क्या है, ठीक ना। तो क्रांति क्या है? क्रांति एक ऐसी व्यवस्था है जो लंबे समय से आ रही व्यवस्था में अचानक परिवर्तन होना ही क्या है? तो क्रांति है, ठीक है ना। तो लंबे समय से फ्रांस में क्या था? तो लंबे समय से आ रही व्यवस्था कैसी थी? तो राजतंत्र, ठीक ना। क्या था? तो राजतंत्र, ठीक ना। तो आते आते कब पनपा? तो 1789 ईस्वी में, ठीक ना। कब? तो 1789 ईस्वी में क्या हुआ? अचानक से परिवर्तन हो गया, ठीक। लंबे समय से आ रही व्यवस्था में अचानक परिवर्तन होना ही क्या है? तो क्रांति कहलाता है, ठीक ना। अब क्रांति जब हुआ तो लंबे समय से आ रही अचानक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तो व्यवस्था कैसा आएगा? उसके बाद परिवर्तन के बाद क्या होगा? तो एक नई व्यवस्था होगी। क्या होगी? तो एक नई व्यवस्था आएगी, ठीक है। क्या? तो एक नई व्यवस्था आएगी। अब हम देखेंगे फ्रांस ही में क्रांति क्यों हुआ। फ्रांस किस यूरोप में पड़ता है? फ्रांस कहाँ? तो यूरोप में पड़ता है, ठीक ना। अब फ्रांस ही में क्रांति क्यों? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इस सब में क्रांति क्यों नहीं हुआ? तो फ्रांस में क्रांति इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो राजा था, ठीक ना, यानी वो तृतीय वर्ग पर अत्यधिक अत्याचार करता था। यहाँ पे क्रांति क्यों? ठीक ना। तो वर्णों का वर्गीकरण फ्रांस में कितना? तो 3 वर्ण था, ठीक ना। कौन? देखो, फर्स्ट में क्या था? पादरी। सेकेंड में क्या था? कुलीन। और थर्ड, पादरी क्या होता है? तो पूजा वगैरह जो कराते हैं उनको हम पादरी कहते हैं। जिस प्रकार से भारत में क्या है? तो भारत में जो पूजा प्रतिष्ठा कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंडित, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? पंडित। ठीक इसी प्रकार पादरी क्या होता था फ्रांस में, यानी जो पूजा प्रतिष्ठा कराते थे चर्च वगैरह में, उसको उससे हम क्या कहेंगे? तो पादरी था। कुलीन कौन होते थे? तो यानी राजतंत्र में जो प्रशासनिक के तौर पर कार्य करते थे वो अधिकतर क्या होते थे? तो कुलीन होते थे। अब तृतीय में कौन आते हैं? तो तृतीय वर्ग में क्या है? तो मध्यम वर्ग, ठीक ना। इसको बुजुर्वा वर्ग भी कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या? तो बुजुर्वा वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या? तो मध्यम वर्ग, शिक्षक, किसान, मजदूर सारे किस में आते थे? तो तृतीय वर्ग में, ठीक ना। सारे किस में आते थे? तो तृतीय वर्ग में। फ्रांस में क्रांति का प्रमुख कारण कौन थे? तो तृतीय वर्ग। इन्हीं लोगों ने मिलकर यहाँ की क्रांति की थी, ठीक ना। अब क्या है? एक निरंकुश राजतंत्र, ठीक ना। निरंकुश राजतंत्र कहे तो यही, यानी जनता पर जो तृतीय वर्ग है उस पर क्या करते थे? तब निरंकुश की क्या करते थे? यानी निरंकुश की तरह क्या करते थे? तो राज करते थे, ठीक ना। अधिक बोझ किस पे था? तो तृतीय वर्ग पे। कर जितना भी कर वगैरह लिया जाता था वो किससे? तो तृतीय ही वर्ग से लिया जाता था। फ्रांस के जो राजा वगैरह थे वो क्या करते थे? यानी देवीय सिद्धांतों पर आधारित, देवीय सिद्धांत कहे तो पूजा प्रतिष्ठा में। अब वहाँ के राजा कौन कौन थे? देखिए, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां। लुई 14वां का शासनकाल कब से कब है देखेंगे, ठीक ना। तो लुई 14वां का शासनकाल क्या था? तो 1643 से 1715 ईस्वी तक, ठीक ना। लुई 14वां का ही कथन था, मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, और मैं जो बोल दिया वही मेरा क्या है? तो कानून है। किनका कथन था? तो लुई 14वां का, ठीक ना। और उसके बाद आया क्या? तो लुई 15वां, ठीक ना। तो लुई 15वां का शासनकाल 1715 से 1774 ईस्वी तक, ठीक ना। यानी ये विलासी टाइप के राजा थे। किन टाइप के राजा? तो विलासी टाइप के राजा, विलासी। लुई 14वां सत्ता के प्रति, यानी सत्ता व्यवस्था को सही से चलाने की तरीका जानता था। उसके बाद कौन आया? तो लुई 16वां। लुई 16वां के भी इसका शासन व्यवस्था कब रहा? तो 1793 ईस्वी तक हुआ। 1799 से कितना? तो 1793 ईस्वी तक लुई 16वां का शासन का माना जाता है। लुई 16वां के ही समय 1789 में वहाँ की फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक ना। और एक इनका पत्नी क्या थी? तो मेरी एंटोना, ठीक ना। मेरी एंटोना क्या थी? तो पूजा प्रतिष्ठा में अधिक, यानी इनका मन वगैरह लगता था, ठीक ना। अब यहाँ आया सामाजिक वर्ग।
ठीक ना। तो सामाजिक वर्ड वही फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और क्या था तो थर्ड स्टेट, ठीक ना वही। अब दार्शनिकों का प्रभाव, और फ्रांस के क्रांति में कौन दार्शनिकों का भी कौन माना जाता है, ठीक ना। तो एक कौन थे, मांटेस्क्यू, एक कौन थे, रूसो और वाल्टेयर, ठीक ना। यानी मांटेस्क्यू का इनका एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक ना, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसी में शक्ति के पृथ्वीकरण की बात की गई है। द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति की पृथ्वीकरण की बात की गई है, ठीक ना। अब इनका एक पुस्तक क्या है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी पुस्तक की, इसमें क्या किया गया तो स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या चीज की, तो स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसका एक क्या है तो इसमें जनरल विल की यानी सामान्य इच्छा की बात की गई है। शक्ति का पृथ्वीकरण कहे तो यानी शक्ति पृथ्वीकरण मतलब होगा क्या, बंटवारा, यानी शक्ति एक ही हाथ में नहीं होगा, शक्ति यानी अलग अलग हाथ में होना चाहिए, ठीक ना। शक्ति के पृथ्वीकरण इसी को बोलते हैं, यानी सामाजिक तौर पर अलग, प्रशासनिक तौर पर अलग और न्यायिक तौर पर अलग, इसका यानी प्रभाव रहना चाहिए, इस व्यवस्था का प्रभाव रहना चाहिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी स्वतंत्रता की बात की, यानी प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, इस चीज की यानी बात की गई किसमें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। एक कौन लिखे तो रूसो। और वाल्टेयर थे, वाल्टेयर जो पूजा दैवीय शक्ति था ना उसका विरोध एक किए थे, ठीक ना, जो पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है उस चीज का विरोध किए थे। अब आर्थिक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन माना जाता है तो आर्थिक कारण, ठीक है। तत्कालीन कारण यही होगा और आर्थिक कारण इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि थर्ड स्टेट पे जो कर वगैरह लगता है, आर्थिक कारण में क्या था तो करों का बोझ, अर्थपूर्ण कारण क्या था तो आर्थिक कारण, उसमें क्या था करों के बीच बोझ, अनावश्यक युद्धों में भाग लेना, जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब तो 1776 ईस्वी में यानी अमेरिका में हुआ था, ठीक है। इसी में बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन एक क्या है अमेरिका का एक जगह है, यहाँ है, यहीं पे चाय की पेटी यानी फेंक देता है, उसी की वजह से अधिक तत्कालीन कारण माना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका क्या था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अनावश्यक युद्ध में भाग लेना, ठीक है। तो कर वगैरह का जब बोझ था वो किस पे था, तृतीय वर्ग पर था, प्रथम और सेकेंड वर्ग पर कर वगैरह के बोझ नहीं। स्रोत क्या था यानी आर्थिक स्रोत तो कर था, युद्ध वगैरह है अनावश्यक युद्ध उसमें भी भाग ले लिया करते थे, ठीक ना। तो उससे तृतीय वर्ग पर क्या हुआ तो इन करों का बोझ बढ़ने लगा, ठीक ना, जिसके कारण वह तृतीय वर्ग आक्रोश हो उठा, ठीक ना, यानी आक्रोश उठा और क्या किया तो क्रांति कर दी। कब तो 1789 में माना जाता, ठीक ना। अब क्रांति के चरण, तो क्रांति 4 चरणों में हुआ, ठीक ना। तो फर्स्ट चरण कब माना जाता है तो 1789 से 1792। इसमें क्या था संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ये हुआ कि राजतंत्र चलेगा, राजा का शासन चलेगा, लेकिन किससे तो संविधान की तरफ से, ठीक ना, किससे तो संविधान की तरफ से, संविधान में जो बात की गई है उसके तरफ से, ठीक ना। फिर आया क्या तो 92 से 94 उग्र गणतंत्रवाद, 1792 में राजतंत्र को उठाकर फेंक दिया, ठीक ना, राजतंत्र को उठाकर हटा दिया गया, ठीक ना, फेंक दिया गया। 1792 से 1794 में कौन सा आया तो उग्र गणतंत्रवाद, वहाँ का एक दल है, उन्होंने अपनी सत्ता अपने हाथों में कर ली, क्या तो जैकोबिन दल है जो अपनी सत्ता हाथों में कर ली और उग्र रूप से वो शासन करते थे, ठीक ना, गणतंत्र के रूप में। फिर उसके बाद क्या हो 1794 से 99 तक की तानाशाही एवं साम्राज्यवाद की चरण, ठीक ना, यानी इसमें फिर से क्या होगा तो तानाशाही व्यवस्था और साम्राज्यवाद का पुनः फिर से ये जन्म ले लेना लगी, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ तो 1789 से 1814, ठीक ना, नेपोलियन, ठीक ना, नेपोलियन क्या तो डायरेक्टरी शासन की व्यवस्था लागू होगी। नेपोलियन क्या थी तो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था इन्होंने लगा दी 1799 से 1814 तक। क्रांति का विश्व में प्रभाव क्या पड़ा, ठीक ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो क्रांति का प्रभाव विश्व में क्या पड़ा।
तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ, तो स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई, यानी प्रत्येक नागरिक के प्रति क्या तो सम्मान भाव रहे, प्रत्येक नागरिक यानी समानता की बात की, स्वतंत्र यानी प्रत्येक नागरिक क्या हो तो स्वतंत्र हो, एवं बंधुता यानी भाईचारा, प्रत्येक नागरिक क्या हो तो आपसी भाईचारा के रूप में रहे। उसके बाद क्या हो, लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास, यानी लोकतंत्र रहे, देश हमारा क्या हो तो लोकतंत्र हो, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना, प्रत्येक नागरिक अपने देश या राष्ट्र के प्रति एक होने की भावना भी उत्पन्न यहीं से आई, फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद क्या हुआ तो धर्मनिरपेक्षता का भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना कहे तो कोई भी धर्म महान नहीं रहेगा, सारा धर्म समान रूप से समान रहेगा, ठीक ना।